नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है। इस दिन को हम कहीं संगोष्ठियों में, कहीं विचारों में, कहीं मीटिंग्स में इस विषय को लेकर मना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इस दिन की जो जरूरत है वो ये है कि हम गौर करें कि आज की पत्रकारिता कहां पर आ गई है। अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो हम 159वें नंबर पर विराजमान हो गए हैं। जी हां, यह नंबर इतना गिरा हुआ कहलाएगा कि इस पर शर्म की जा सकती है। यानी पत्रकारिता की जो आजादी है भारत में, उसका पूरी तरह से लगभग गला घोट दिया गया है। इसकी उदाहरण यह है कि जब चाहे पत्रकारों पर कई तरह के यूएपीए जैसे कानून लागू कर दिए जाते हैं, जब चाहे उनको घर से उठा लिया जाता है। कई पत्रकारों की हत्याएं भी की गई हैं, कई लोगों को जेल में भी डाला गया है। और इसके अलावा पत्रकारिता महज अब एक मनोरंजक साधन बन के रह गया है, जिसमें रील और ट्रोलिंग खास भूमिका निभा रही है। तो आज की पत्रकारिता का जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। इसी की चर्चा को लेकर आज दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। एक दिल्ली से हैं कुलदीप भारद्वाज जी और इलाहाबाद से हैं कुंवर तौकीर अहमद खान साहब जी। मैं आपसे अभी कुलदीप भारद्वाज, आपका स्वागत है, और कुंवर तौकीर अहमद खान साहब आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इसकी जो जरूरतें हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम मना पा रहे हैं, या सिर्फ मीटिंग कर कर, संगोष्ठी आयोजित कर कर, कुछ चंद मेहमान बुलाकर वो बोलेंगे, चिंताएं जाहिर करेंगे और ये दिन खत्म हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत में इस भारतीय जो पत्रकारिता दिवस है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक्सप्रेस न्यूज भारत को विशेष रूप से शुभकामनाएं इस, मैं कहूं कि ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए। आज 16 नवंबर है, जिसको कहा जाता है सिंबॉलिक ऑफ फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। मैं समझता हूं कि आज के दिन शायद यही चिंता के साथ साथ चिंतन का भी दिवस होना चाहिए। क्या वास्तव में भारत के अंदर आज प्रेस फ्री है? क्या वास्तव में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है? ये एक चिंतन इस पर भी किया जाना चाहिए, चर्चा इस पर भी की जानी चाहिए। और एंकर महोदय, जैसा अभी आपने कहा, बिल्कुल पत्रकारों के साथ में के अंदर विशेष रूप से कुछ ज्यादतियां ज्यादा हो गई हैं। और अभी आपने शायद परसों का एक किस्सा मथुरा का देखा हो। एक टीवी चैनल के पत्रकार को एक कोई भूरा पहलवान या कौन व्यक्ति सरेआम पीटा, और अभी तक जब तक हमें जानकारी है उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कोई पत्रकार यदि किसी नेता से, और खासतौर से सत्ता पक्ष के नेता से, यदि किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि आपने ये वादा किया और अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो उसके विरुद्ध मजे की बात है कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं जी। तो सवाल इसका ही है। सब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं फिर कहूंगा कि आज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस या फ्री प्रेस या रेस्पॉन्सिबल प्रेस है कहां? हम इसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए। मेरा प्रारंभिक टेक यही है आज जी। कुंवर तौकीर अहमद साहब, आज पत्रकारिता बहुत लचर हो गई है, बहुत बेचारी हो गई है। ना ही इसमें कोई, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कोई ख़ास करियर नज़र आता है, और जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं वो तरह तरह से हाशिए पर हैं। चाहे वो आवाज़ उठाने को लेकर हो, चाहे सोर्स ऑफ इनकम हो, किसी भी तरीके से वो अब हाशिए पर चले गए हैं। पत्रकारिता एक मुजरा, एक नाच बनकर रह गया है, एक दरबार को खुश करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी कभी, ये गुजरे जमाने की बात होगी, कम से कम भारतीय संदर्भ में। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता की, तो कहीं ना कहीं हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना चाहिए। जैसा कि आपने इसका बताया कि ये 159वें पायदान पे चली गई है। जो भी स्थिति हो, ताजा आंकड़ा मैं नहीं बता पा रहा हूँ। बहरहाल हमने ताजा आंकड़ा ही बताया है आपको, 2024 150 से नीचे है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और उस देश में जहां पर कि हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, पत्रकारों के ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, उनको सोर्स बताने की, लेकिन एंकर महोदय, मुझे कानून पास नहीं हो सका। आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमें आपकी आवाज, भारद्वाज साहब, हमें आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक जी।
मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। मैं कौन ये सा कह रहा बोलिए? था कि इसको सिर्फ और सिर्फ कानून बना करके ही रोका जा सकता है। पहली बात तो यह है कि पत्रकार सुरक्षा कानून पास किया जाना चाहिए, जिसमें कि पत्रकार के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उस मामले की जांच करेगी। अगर पत्रकार वास्तव में दोषी पाया जाता है तब वो अनुशंसा करेगी, जिलाधिकारी के पास मामला आएगा और जिलाधिकारी के आदेश पर ही किसी पत्रकार की गिरफ्तारी होगी। जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे वैसे पत्रकार और ये खिलौना बन के रह जाएंगे। जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उन्होंने पत्रकारों का या कह लीजिए कि मीडिया हाउसेस का दुरुपयोग हमेशा से किया है, कम से कम भारत संदर्भ में, और पूरी दुनिया में ये खेल चल रहा है। लेकिन भारत में तो मामला कुछ उल्टा ही हो गया है, क्योंकि मीडिया हाउसेस बिक चुके हैं और जो कुछ रही सही कसर है वो, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ना होता तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता को दफन किया जा चुका होता। आज सोशल मीडिया की जी ये सारी पार्टी ये पुलिस ने सड़गर्द होती है आपकी आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है, हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर। आप अपना चेक लीजिए। तौकीर अहमद साहब, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। भारद्वाज साहब, आपके पास आऊंगा मैं। जी जी। यूएपीए जैसे कानून भी लागू किए गए हैं और पत्रकारों को उसके अंदर सजा भी दी गई है। आखिर पत्रकारिता में यूएपीए की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एक तरीके का ये थ्रेटनिंग नहीं है कि आइंदा से तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, जो अंडरस्टूड वे में है, तो तुम्हारा यही हाल होगा? भारद्वाज साहब जी, यूएपीए के कानून के बारे में बात हो रही है कि पत्रकारों पर यूएपीए कानून लगाकर उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। क्या यह एक धमकी नहीं है? बिल्कुल सरेआम धमकी है। और आपको याद हो, अब शायद कोविड के दौरान की बात है, केरल के एक पत्रकार थे कप्पन साहब, उनका क्या हाल हुआ था? वो क्या करने आए थे और तो और उनका इलाज भी नहीं करा रही थी सरकार, वो तो कोर्ट को उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा था, तब जाकर उनको हॉस्पिटल भेजा गया। जी, ये हाल है। ये बिल्कुल इसका मतलब वही जो आपने कहा कि भाई या तो आप हमारे अनुसार बोलो, ठीक है, आप पत्रकार हैं, कहने के लिए पत्रकार रहिए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, हम जो फीड कर रहे हैं आगे हम रिकॉर्ड करके देंगे और आपको सिर्फ बटन दबा के उसको चलाना है, वरना तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आपको मालूम है कश्यप साहब का क्या हुआ था, जिन्होंने नमक से रोटी खाते हुए दिखा दिया था, आखिर में वो बेचारों को किन हालातों में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो ये केवल सीधी सीधी सरेआम धमकी है और कहने के लिए एक इमरजेंसी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी के राज के अंदर कही गई थी, शायद इसको अघोषित इमरजेंसी कहा जाएगा। और आप एक बात और अभी कह रहे थे, यद्यपि मैं सामने वाले तौकीर साहब को बिल्कुल नहीं सुन पाया हूं, मेरे पास बिल्कुल आवाज नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल ठीक है, दरबार सजाया जाता है आजकल डिबेट के नाम पर, और उस दरबार में बस ये कि जो उनके अनुसार जो आपने राग दिया, उस राग पर अगर आप ठुमरी या कोई भी गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात। और अगर कोई दूसरा उसके अंदर करेक्शन करने की कोशिश की है तो उसको काट दिया जाता है, उसकी साउंड दबा दी जाती है, उसकी आवाज दबा दी जाती है। ये तो सीधी सीधी बात है साहब। ये तो फिर वही बात घूम फिर कर आ गई, अघोषित इमरजेंसी है, डराया जा रहा है, आप नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आप कब तक इस काम को करेंगे? एक कभी तो किसी चीज का एक दौर होगा ना जब ये समाप्ति की ओर आएगा। एक गौर करने लायक बात है ये, आप डरी हुई है। ये मैं आप दोनों मेहमानों से और साथ ही जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में डायरेक्ट एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक बार वो बैठे जरूर थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, सारे जवाब अमित शाह ने दिए थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का ये एक रिकॉर्ड है कि 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना? आखिर वजह क्या है कि क्यों वो प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? देखिए फिर वही बात, आपकी बात मुजरा, अभी आपने कहा ना दरबार सजाया जाता है,
तो उन्होंने दिए तो है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जगह के पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। एक सेलेक्टिव वे में बुलाया जाता, और कुछ पत्रकार, मजे की बात यह पत्रकार कहूं उनको या तथाकथित पत्रकार कहूं, वो जाते और फिर उनका गुणगान करते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं देते, प्रधानमंत्री जी पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते। भारद्वाज साहब, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इंटरव्यू तो जरूर दी है, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू तो जरूर दिए हैं। जब चुनाव आते हैं उससे कुछ दिन पहले इंटरव्यू का सिलसिला चलता है। इंटरव्यू तो फिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर फिक्स नहीं होती है, क्योंकि उसमें उन लोगों को भी बुलाया जाता है जो फ्री मीडिया अपना चलाते हैं। ठीक है, उसमें से कोई सवाल ऐसा जरूर आ सकता है जिसके अंदर असहज वो महसूस कर सकते हैं। क्या इसी के मद्देनजर उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट जवाब नहीं दिए? सर, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने तो आपकी आवाज चली गई है भारद्वाज साहब। हमारा तो बड़ा स्वागत हुआ, कोई वहां चीज नहीं थी। प्रश्न वही है ना, क्योंकि सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है जिसमें सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया जाए। आपको याद है, एक समय मैग्सेसे अवार्ड के लिए अरुण शौरी गए थे, इंदिरा गांधी के धुर विरोधी पत्रकार थे, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने उनको बधाई दी। और यही जब रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिलता, बाहर से वो अवार्ड लेकर आते, तो हमारे प्रधानमंत्री उतने से भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। और सीधी बात बिल्कुल यही है, क्योंकि अब जब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर सभी पत्रकारों को यदि आमंत्रित कर लिया गया, तो डेफिनेट सी चीज है, उनसे वास्तविक प्रश्नों को पूछा जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, देश के अंतरराष्ट्रीय प्रेस इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा, रोजगार के बारे में प्रश्न किए जाएंगे। तो उनके जवाब कहाँ होंगे साहब? क्योंकि जवाब में तो केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम शमशान और कब्रिस्तान ही निकलेगा ना। इससे आगे क्या करेंगे साहब? इससे आगे का तो जवाब हमारे पास है नहीं। पेगासस की रिपोर्ट की माने तो 40 से ज्यादा पत्रकारों पर खुफिया नजर भी रखी जा रही है। कुछ इस तरह के मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल भारत की पत्रकारिता के सामने एक चुनौती है। तौकीर साहब जी, ये पूरा खेल दरअसल पेगासस का ही है। उसमें हुआ क्या है कि हर इंसान की जिंदगी में कहीं न कुछ लूप होल्स होते हैं, और जब आप उस लूप होल्स को लेकर के उस आदमी के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते हैं, तो वो अपनी बात तो क्या, वो अपनी बचाव की मुद्रा में आता है, वो आक्रमण की मुद्रा में होता ही नहीं, या वो कह लीजिए कि वो सच बात कहने से भी घबराता है। तो ये सारा खेल यहीं से शुरू हुआ है। और भारत के संदर्भ की जब बात की जाए तो भारत में पिछले एक दशक में, कम से कम एक दशक से कुछ ज्यादा ही हो गया, तो हुआ क्या है कि हम ही बोलेंगे, हम ही तय करेंगे, और आपको सिर्फ सुनना है जी। मतलब हम ही बोलेंगे, हम ही तय करेंगे, और हम ही सवाल भी पूछेंगे, हम ही जवाब भी देंगे। ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है। आज पत्रकारों की स्थिति ये, डेस्क बैठा हुआ पत्रकार कुछ नहीं कर सकता। वो कोई खबर आती भी है तो उसको हाई लेवल की, भाई ग्रामीण पत्रकार क्या करेगा, वहां पे छोटी मोटी घटनाएं होती है वो तो छप ही जाते हैं। जो बड़े लेवल के घोटाले होते हैं, बड़े लेवल पे जो तमाम चीजें होती है जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, उसमें उससे संबंधित कोई भी खबर जो कि सत्ता पक्ष के विपक्ष में जा रही छपती ही नहीं है, बल्कि उसको दूसरे ढंग से छपा जाता है। आपने ये देखा होगा कि जिन अखबारों के अंदर कुछ जमीर जिंदा भी है, एक ही घटना अलग अलग अखबारों को पढ़ लीजिए आप, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो उससे कहीं ना कहीं गंध आती है सच्चाई की कि हाँ ये इसने कुछ सच लिखा है। कभी कभी मामले को एकदम से उलट दिया जाता है, यानी जो दोषी पक्ष होता है उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है, और जो निर्दोष होता है उसको दोषी बना दिया जाता है। ये खेल बहुत दिन से चल रहा है। यही वजह है कि आज जब मीडिया हाउसेज बिक चुके हैं, इनको पूरी तरह खरीदा जा चुका है, चाहे वो सरकारी विज्ञापनों का लोभ हो या फिर सत्ता पक्ष से कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो। तो ये एक तरफा मामला चल रहा है, और जब आदमी का जमीर बिक जाता है तो फिर कुछ बचता ही नहीं, जमीर के बाद कुछ नहीं बचता। तो फिर साहब यही कहीं एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि आज के दौर का जैसे जैसे दौर बदलता है, किसी भी चीज को उभारने के लिए या दबाने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल उस दौर की होने लगता है। जैसे आज का दौर है ट्रोलिंग। क्या ट्रोलिंग एक मर्डर जैसा नहीं है कि कोई पत्रकार अगर अपनी बात कह रहा है, सच्ची न्यूज सामने रख रहा है, अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे रख रहा है, तो उसके नीचे आप देखेंगे कमेंट्स में ट्रोलिंग इतनी ज्यादा होती है, इतनी भद्दे कमेंट्स उसमें होते हैं कि वो एक तरीके का मर्डर का काम करती है, उसका मॉरल का मर्डर हो जाता है। ट्रोलिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में हुआ क्या है कि मुझे लगता है कि भारत की लगभग 60% से ज्यादा जनता को मानसिक रोगी बनाया जा चुका है।
और ये लोग वो वैसे ही सोचते हैं जैसे कि इनको सोचने के लिए कहा जाता है, या ये कह ले कि पूरी तरीके से हिप्नोटाइज किए जा चुके हैं। तो ट्रोलिंग भी इसी का एक हिस्सा है। ये ट्रोलिंग भी इसी का एक हिस्सा बन गया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो पत्रकार ट्रोल किए जा रहे हैं उनके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो कुछ झेल सके। वैसे ही जैसे कि किसी कवि सम्मेलन में ट्रोलिंग होती है, कवियों की भी होती है, लेकिन जो अच्छा जानदार कवि होता है ट्रोलिंग करने वालों को इतना खूबसूरत जवाब देता है कि वो खामोशी से बैठ जाते हैं जी। ऐसा भी नहीं है कि पत्रकारिता जो है मर चुकी है, पत्रकारिता जिंदा है। लेकिन उसके लिए हमें जो जिंदा पत्रकार है हमारे जैसे, आप जो दिल्ली जिनको बुलाया उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे लोग जब तक समाज में है पत्रकारिता मरेगी नहीं, ये तो तय है। किसी न किसी रूप में सामने आएगी। हमें बस इंतजार करना है, थोड़ा सा इंतजार हमें करना है सही वक्त आने का। और मैंने जैसा बताया आपको कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। कानून बनाएगा कौन? सवाल तो ये पैदा होता है कानून बना करके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जी बस बिल्ली की छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? जब तक हमारा जमीर जिंदा ना हो, हमको ये बात का खौफ ना हो कि एक परम सत्ता है जो हमारे कर्मों का हिसाब लेगी, उसको हमको हिसाब देना है। जब तक आदमी के अंदर ये भावना नहीं पैदा होगी तब तक आदमी अपने जमीर के हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक, भारद्वाज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। जी। अब जब से देखा गया है कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, जो फ्रंट लाइन मीडिया से निकलकर, क्योंकि वो अपने जमीर से समझौता नहीं कर सकते थे, सच्ची पत्रकारिता से समझौता नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया चैनल बना लिए और जो कि बहुत ग्रोथ भी कर रहे हैं। पूरा का पूरा उनका जो जीवन है वो उसी से पल बढ़ रहा है। तो उनके जो व्यूवर्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं और उनको देखते भी हैं। तो अब एक नया कानून भी लागे जा रही है भारत सरकार के, उनकी जो नजर रहेगी अब सोशल मीडिया चैनल्स पर भी रहेगी। और ये क्या मानते हैं आप, जो ये नया कानून पे विचार चल रहा है और उसको लागू करने के लिए, क्या फ्रंट लाइन तो पूरा मैनेज हो गया, यह कह लीजिए कि गला घोट दिया गया है, तो अगला नंबर मैनेज करने का या मर्डर करने का क्या सोशल मीडिया का नहीं है? जी बिल्कुल, नजर तो उसी ओर है। मैं एक बात, अभी आप ट्रोलिंग शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं कि मृणाल पांडे इतनी वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, ठीक है साहब, प्रिंट मीडिया और बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी इतने वरिष्ठ पत्रकार रहे। एक बार उन्होंने कोई कमेंट किया और जो इनकी ट्रोल आर्मी है ना, 2.5 रुपए वाली ट्रोल आर्मी, इन्होंने उस महिला, इतनी वरिष्ठ पत्रकार के लिए इतने गंदे अपशब्दों का, मां बहन की गालियों का प्रयोग किया और मेरी समझ नहीं आया कि किसी ने उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। और झूठी चीजें तो आपको पता ही, आज किसी के भी बारे में झूठ फैला तो सोनिया गांधी बैठी उनके पीछे कोई बुक रखी है, उसके पीछे कुछ भी लिखकर लगा दीजिए आदि आदि। और कोई, क्योंकि कोई अमित मालवीय जैसा उसका काम ही कुछ नहीं है, केवल और केवल झूठ फैलाना है। और उनके नीचे के चल आप कुछ कह दीजिए, उनका काम ही केवल और केवल गंदी से गंदी गालियां मां बहन और बेटियों के लिए प्रयोग करना है, जैसे शायद वो मां बहन से पैदा नहीं हुए, अपनी माओ से पैदा नहीं हुए वो लोग इन शब्दों का प्रयोग करने वाले। और रही बात आपकी, चाहे वो प्रसून वाजपेयी हो या अजीत अंजुम हो या बाकी कुछ लोग हो, और उसके अंदर खाली वो ही नहीं, अगला कदम चाहे एक्सप्रेस न्यूज भारत हो या कोई भी हो, जो लोग सत्य कहने का प्रयास कर रहे हैं और केवल प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने उस प्रयास के अंदर सफलता भी एक हद तक प्राप्त की है उन्होंने। अब अगला नंबर डेफिनेटली उनका है कि अब इनको तो निपट लिया, इनको तो मैनेज कर लिया, इन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? जैसे अभिसार शर्मा के घर ही पुलिस भेज दी गई थी, आपको मालूम, किसको तंग नहीं किया जाता। अभिसार तो कम से कम अलग है। अब जी जो भी मामला हो, आखिर में निकलता तो कुछ नहीं है ना। कारण इतना, सुबह से शाम तक किसी आदमी को आप तंग करते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, उसको डाउन कीजिए, उसको फिर क्या नाम लो, मेन स्ट्रीम का देख लीजिए। उसके बाद में भास्कर के ऊपर क्या हुआ था, छापे पड़े, सब कुछ पड़ा, आज का है। और जो कुछ करने का कोई प्रयास करता भी और तो और, ट्विटर जो अब एक्स में बदल गया है, उन तक को क्या कहा, एलन मस्क ने क्या जवाब दिया हमारे यहाँ के बारे में कि हमें ठीक है मजबूरी में एक्शन लेना पड़ रहा है, लेकिन हम इस चीज से खुश नहीं है वो लोग। तो बात ये, लेकिन कोई अच्छे तो हालात नहीं है, लेकिन इससे देखिए खतरा पैदा हो जाता है। हो सकता है, मैं चलो उस राजनीतिक उदाहरण की तरफ नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आज जो आप रास्ता दिखा रहे हैं, आज जो भी कदम आप उठा रहे हो, कहते हैं ना कि जब औलाद अगर बाप के साथ कुछ कर तो औलाद कुछ के साथ करती है। आज आप भविष्य के लोगों को वो चीज दिखा रहे हैं। आज जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, कभी तो उतार पर आएगा, किसी दिन तो सूरज ढलेगा ना। और कुछ लोग तो ये भी इंतजार कर रहे हैं ना कि वो सुबह कभी तो आएगी। जिस दिन वो सुबह आ गई, जिस दिन दूसरे का नंबर आया, तो साहब आपका क्या हाल होगा फिर? वो ना, आप
वो सोच लें। लेकिन यहाँ पे इशारा, यहाँ पर इस चर्चा का मतलब सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करना नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अमूमन यही हाल है। आप जितने भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार रही हो, उसका मिजाज कुछ इस तरह का है कि फ्री पत्रकारिता को हमें आजाद नहीं छोड़ना है। देखिए, वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ठीक है साहब, आ गया पत्रकारों के बारे में, और उसके बाद किसी भी राज्य में थोड़ा बहुत तो जरूर होता है। हर आदमी चाहता है कोई मेरी कमियों को ना गिनवाए, मेरे को ना गिनवाए। अखिलेश यादव का राज जब उत्तर प्रदेश में था, वो जो नागपाल थी, एक कहती है, महिलाओं के विरुद्ध भी बहुत सारी चीजें एक्शन लिए गए। लेकिन प्रश्न ये है कि अब कहीं ना कहीं तो आपको कंपैरिजन करना पड़ा। इतना बुरा हाल कि आपने अगर आटा और नमक से रोटी खाते दिखा दी तो आपके विरुद्ध एनएसए लग जाएगा। क्या इतना बुरा हाल? आप खबर दिखाना आगे तो कप्पन को जेल के अंदर, और एक बार आप बाहर निकलेंगे डॉक्टर कफील की तरह तो दूसरा केस लग जाएगा उनके ऊपर। सर, इतना बुरा हाल तो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, कम से कम मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा। सवाल इसमें बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। आज जो व्यक्ति सत्ता में बैठा, और आज क्यों नहीं हम प्रश्न किससे करने जाए? मैं क्यों कांग्रेस से प्रश्न करूं आज के समय में? और जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो मैं क्यों बीजेपी से प्रश्न करूं? आज सवाल ये, तो आज बीजेपी आज के राज में अगर, और कल को अगर समाजवादी पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, कोई भी पार्टी, नहीं, हम कांग्रेस को भी नहीं छोड़ेंगे। भारद्वाज साहब, अभी रिसेंट केस है इल्मा, हर केस में आईपीएस के साथ चाहूंगा एंकर महोदय, एक शब्द जरूर कहूंगा, और ऐसा नहीं है कि हमेशा सब कुछ दब जाता है। हर उसमें, चाहे कांग्रेस का राज भी हो, अगर उसमें भी ऐसा होगा तो कोई ना कोई प्रसून वाजपेयी निकलेगा, कोई ना कोई एक्सप्रेस न्यूज भारत निकलेगा, कोई ना कोई अजीत अंजुम निकलेगा। मैं माफी चाहता हूं। आईपीएस इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया कांग्रेस के एक विधायक का, जो उन्होंने गाड़ी गलत पार्क कर रखी थी, उनका चालान करने पर। यह हिमाचल का किस्सा है और अभी का है। जी नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, सब करते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि उठा के आप जेल के अंदर ठोक दें, उठा के आप एनएसए लगा दें, आप उनकी जमानत ही ना होने दें, आप उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दें। ऐसा तो कम से कम नहीं किया होगा ना उन्होंने। हाँ, बुलडोजर पर तो अभी निर्णय भी आया है। एटलीस्ट कम से कम वो तो नहीं हुआ ना। आप मुझे बताइए ना, कश्यप जो पत्रकार थे बेचारे जेल के अंदर मर गए, आखिर में उन्हें कैंसर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप कप्पन का हालत देख लीजिए कि कोर्ट को आना पड़ा बीच के अंदर, तब उनको इलाज के लिए भेजा गया, ऐसा तो नहीं किया होगा ना किसी के साथ में। मैं बीच में कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे किरण बेदी जी याद आती हैं। उन्होंने इंदिरा जी की गाड़ी उठवा ली थी, उनकी गाड़ी का चालान कर दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने उनको सम्मानित किया। पता नहीं किस दिन तो कौन आज ऐसी दृढ़ इच्छा उसके बाद कोई जमानत के राज नहीं होंगे, और घर वालों को अलग कोई ट्रोल कर करके बीवी बच्चों को अलग से परेशान किया जाएगा। आप दोनों से ही आखिरी सवाल है मेरा। सवाल क्या, एक बात है मेरी, लेकिन जो जनता है वो भी, उसका मिजाज भी कुछ इस तरह से ढल चुका है। वो क्या होती है फ्री पत्रकारिता ज्यादा नहीं जानती है। नेता हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं वो नहीं जानते हैं, या फिर कह लीजिए जो जानते हैं उन्होंने इसकी आदत बना ली है कि जो चल रहा है ठीक है, जो कर रहे हैं जायज है। इस तरह का मिजाज जनता का हो गया है। जनता की तरफ से भी कोई ऐसी समझदारी का परिचय कभी नहीं आता है। मैं आपको रोकूंगा, जनता का मिजाज ऐसा नहीं हुआ है। जनता का मिजाज ऐसा हो गया। जनता का मिजाज हमने कॉलेजों में देखा है। अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्या वो असहज महसूस करते हैं तो उस पर वो नाराज हो जाते हैं। अब आप देखिए वो युवा पीढ़ी नाराज हो रही है। मैंने बताया ना, क्यों बोल दिया आपने? ढंग से उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते वो। हेलो जी, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है भारद्वाज साहब? जी अब आ गई, जी अब आ गई। मैं माफी के साथ, देखिए मैं हालांकि आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन मैं अपना प्रश्न फिर दोबारा से कर देता हूं आपसे कि जो जनता है वो भी सहज हो गई है इस असहजता के साथ। जो पत्रकारिता का जो अब स्तर है, वो जनता अब सहज हो गई है और उसने हाजमा उसका और दुरुस्त हो गया है कि जो चल रहा है ठीक है, हमारे नेता जो कर रहे हैं ठीक है। फ्री पत्रकारिता क्या होती है उन्हें नहीं मालूम, ना ही वो जानना चाहते। जी, आपने बिल्कुल ये चीज कही, जो दूसरी बात आपने कही ना, मालूम सबको सब कुछ है, लेकिन वो जानना नहीं चाहते। और मैंने अपने इसी इंटरव्यू के दौरान एक शब्द पहले कहा था कि इन लोगों के अंदर खास तौर से हिंदू मुस्लिम इस तरीके से घुसा दिया गया है बीच में कि उन्हें अब लगता है, एक चीज फैलाई जाती है, अरे कोई बात नहीं, आज घी अगर 200 रुपए या सब्जी 200 रुपए किलो होगी खा लेंगे, बाद में क्या होगा। जैसे अब से पहले तो हम जीवित थे नहीं, अब से पहले तो हमने दीपावली मनाई नहीं थी, अब से पहले तो हमने शिखा रखी नहीं थी अगर हम ब्राह्मण समाज से या किसी भी समाज से, अब से पहले तो हमने रोटी खाई नहीं।
तो वो लोग अब सुनना नहीं चाहते। और ये खतरनाक नाम की ये खतरनाक बीमारी जो है ना, ये इन युवाओं के अंदर घुसा दी गई है। ये बड़ी समस्या है। और तो छोड़िए ना, प्रसून वाजपेयी तो कम से कम कुछ और नहीं है, अजीत अंजुम हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारिता और बाकी की सारी चीजें गौण कर दी गई हैं। और फिर देखिए, इससे मतलब घटिया स्थिति मेरे देश की कहूंगा मैं तो, या इन युवाओं की क्या होगी कि एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए फिल्म स्टार अक्षय कुमार आते हैं और वो पूछते हैं आप चूस कर खाते हो, क्या करते हो, और लोग तालियां बजा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो है, इस युवा की मानसिकता तो यहाँ देख लीजिए ना। एक गंभीर विषय है। जब आप समाचारों से मनोरंजन हासिल करने लग जाएं, ये गंभीर विषय है उस देश की जनता के लिए, उस देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक, गंभीर नहीं खतरनाक है। देखना पड़ेगा राष्ट्र कहां जा रहा है। और हालांकि आखिर में कह देता है कि भैया तो खुदा जाने, ऊपर वाला जाने, वही संभाले तो संभाले। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज के समय में फिर कहूंगा, एक्सप्रेस न्यूज भारत हो और बाकी के जो और पत्रकार हैं, ठीक है, ये कुछ लोग तो हैं जो इस मीडिया को उठाए हुए आने को परेशानियां भी झेल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें झेल रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह की खातिर हम सब मर तौकीर साहब, इसके में फाइनल कमेंट कीजिए शॉर्ट में अपना, बस उसके बाद हम इस प्रोग्राम को अंतिम स्थान पर ले जा रहे हैं। सरवर कमाल साहब, जो आपने सवाल उठाया है, इसमें एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ब्रेन वॉश किया जा चुका है। जो आपने कहा ना कि वो खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, तो ये एक बीमारी है। इस बीमारी की उत्पत्ति हुई थी जर्मनी से, हिटलर के समय। तो ये वायरस भारत में आ चुका है, और जब तक इन लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या तर्कपूर्ण है, क्या समाज के लिए उपयोगी है, जब तक इस तरह का चिंतन विकसित नहीं होगा, तब तक ये स्थिति नहीं बदलने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि जमीर इंसान के पास होता नहीं, जमीर तो होता है, लेकिन जब उसकी सोचने समझने की शक्ति सीमित हो जाती है, उससे अलग हट के वो सोचना ही नहीं चाहता। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वायरस जो है पैदा हुआ था हिटलर के जमाने में, जर्मनी में। उसके खिलाफ कोई कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जर्मनी जब पूरी तरह तबाह हो गया, तब उनकी समझ में आया कि ये तो हम गलत दिशा में सोच रहे थे, हमारे साथ बहुत छल किया गया। तो मैं तो खुदा से ये दुआ करूंगा कि ऐसी स्थिति भारत में ना आए, भारत उन्नत हो, हम एक अच्छे देश की श्रेणी में गिने जाएं। लेकिन उसके पहले जो देश की बहुसंख्यक जनता है, उसको ये बात समझनी होगी कि हमारे लिए, समाज के लिए क्या लाभदायक है, क्या तर्कपूर्ण है, क्या न्याय संगत है। हमें सिर्फ झूठे भकावे में, झूठे भुलावे में नहीं रखा जा सकता। जब तक इस स्तर का चिंतन नहीं आएगा, तब तक इस वायरस का एंटीवायरस नहीं पैदा होगा। और ये वायरस एंटीवायरस का खेल हमारे दिमाग से ही पैदा होता है। ठीक है। स्वतंत्र चिंतन जब तक युवाओं के अंदर विकसित नहीं होगा, तब तक जो है इस स्थिति से हमको निजात नहीं मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो युवा वर्ग है, वो अब टीवी चैनल पर विश्वास नहीं करता, वो सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया आया ही था इसीलिए, ब्रेन वॉश करने के लिए आया था, लेकिन ये सोशल मीडिया इस खेल को कहीं न कहीं जो है धराशायी कर रहा है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसी सोशल मीडिया के जरिए क्रांति आएगी। ठीक है। आप दोनों मेहमानों का एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना कि आपका हौसला बुलंद रखे, ताकि आप इसी प्रकार की लौ एक मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो हमारा एक्सप्रेस न्यूज भारत का मकसद यही है कि संगोष्ठियों, मीटिंग, विचार से ज्यादा बात हो, तो इस बात पर बात हो कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर सुधरनी चाहिए। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार।